हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किशोर सर और ये है मेरा चैनल न्यूक्लियोकेम फोरम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक। इसके पहले की वीडियो में हमने जाना था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने इस आई बटन पे उसका एक लिंक दिया है, वो लिंक को क्लिक करिए, वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसको काफ़ी अच्छे से जानने के बाद में फिर आज का ये वीडियो आप देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम काफ़ी अच्छा है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट ये सॉल्यूशन जो है ना, जिसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन का काफ़ी अलग कैरेक्टर्स है, काफ़ी अलग फीचर्स है। अब बफर सॉल्यूशन जानते हैं होता क्या है? एक्चुअली ना ये एक मिक्सचर होता है, ये एक सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है, उसके टाइप्स क्या है, और वो जो टाइप्स होते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है या फिर यूजेस क्या है, ये हम बाद में जानेंगे। पर बफर सॉल्यूशन में एक बहुत अच्छी बात होती है और वो क्या है, और यही इसका डेफिनेशन रहेगा। बफर सॉल्यूशन की एक खास बात होती है, बफर सॉल्यूशन के अंदर में अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करेंगे या फिर वो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे या फिर उसके अंदर में आप वाटर ऐड करेंगे, उस बफर सॉल्यूशन का पीएच बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ये बहुत उसकी खास बात है। सो बफर सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन और इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ये आपको वर्ड इस्तेमाल करना है, रेजिस्ट का मतलब नो चेंज। सो बफर सॉल्यूशन इज अ काइंड और इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑन डाइल्यूशन और ऑन एडिशन ऑफ वाटर ऑल्सो। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर में आप अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो पीएच बिल्कुल चेंज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड करेंगे तो भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा पीएच का वैल्यू। आप उसको डाइल्यूट करेंगे कोई और सॉल्यूशन से तो भी पीएच की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, और वाटर भी अगर आप ऐड करते हैं, मींस एक्वस सॉल्यूशन भी बनाने की कोशिश करते तो भी बफर सॉल्यूशन के पीएच की वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ता है, होता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों या फिर कैसे, तो उसका मैकेनिज्म हम जान लेते हैं। पर उसके पहले बफर सॉल्यूशन का एक बार फिर से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बफर सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑन डाइल्यूशन और ऑन एडिशन ऑफ वाटर। ये 1 मार्क के लिए आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है सिंगल लाइन क्वेश्चन में। अब बफर सॉल्यूशन के ना 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एसिडिक बफर। जाहिर सी बात है, अगर एसिडिक बफर बोला है तो एसिड से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा पक्का, ये तो यकीन है, ठीक है। एसिडिक बफर में होता क्या है कि ये बफर सॉल्यूशन आपको तैयार करना है, जैसा नाम है उसी से रिलेटेड ये सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। तो कैसे तैयार होता है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन आपको तैयार करने के लिए लेने होते हैं वीक एसिड। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लेना है पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में। एसिडिक बफर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आपको वीक एसिड लेना है। फॉर एग्जांपल मान लेते कि वीक एसिड जो आपको एक वेल नोन सब्सटेंस है या फिर कंपाउंड, ये है आपका एसिडिक एसिड, काफ़ी वीक एसिड है। हम इसे वीक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता, और ये फैक्ट को याद रखिए, डिसोसिएशन 100% नहीं होता, ये बात को ध्यान में रखिए। इस टर्म को जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेस किया, इसका थोड़ी देर के बाद में काम आएगा, तब तक इसको याद रखिए कि इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता। तो वीक एसिड है आपके पास में एसिडिक एसिड। अब आपको दूसरा एक सॉल्यूशन लेना है, इसी वीक एसिड से बना हुआ उसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो हम उसको नाम देंगे सॉल्ट ऑफ दिस, या फिर सॉल्ट, ऐसा बोल दीजिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी आपको क्या करना है, वीक एसिड ही लेना है। जैसे ये मिक्सचर कैसे होता है कि मान के चलिए आपने CH3COOH लिए, तो इसके अंदर में आप NaOH ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे एक सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट क्या होगा आपका CH3COONA। तो हम इसे क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये मिक्सचर है। अब आपको क्या करना है, ये जो वीक एसिड है और उसी वीक एसिड से बना हुआ ये सॉल्ट है, ये दोनों को आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने से क्या होगा,
अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि ये बहुत कम डिसोसिएट होता है, 100% डिसोसिएट तो नहीं होता, बहुत ही कम, एकदम लिटिल डिसोसिएशन है। बट मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में काफ़ी बार बताया है, जितने भी सॉल्ट्स है उनका 100% आयोनाइजेशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। उसकी वजह से इसके पूरे आयंस बनना तो है, पॉसिबल है। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो CH3COOH है इसका डिसोसिएशन तो होता है पर 100% नहीं, बिल्कुल नहीं। आयंस देता है पर 100% नहीं। बट वो जो सॉल्यूशन है, यानी मींस इसी का बना हुआ सॉल्ट, लाइक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या फिर सोडियम एसीटेट, ये आपको 100% आयंस देता है और वो होता है एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन। अब इसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन का 100% डिसोसिएशन होने की वजह से ये जो बेचारा जितना भी डिसोसिएट होने की कोशिश करता है, ये उसे डिसोसिएट और नहीं होने देता। मींस इसका डिसोसिएशन उसी का सॉल्ट सप्रेस करता है। सप्रेस करने का मतलब उसको डिसोसिएट नहीं होने देता। मींस ये जितना भी डिसोसिएट होना चाहता है, ये सॉल्ट उसको उतना भी डिसोसिएट नहीं होने देता है। एक तो सबसे पहले ये तो डिसोसिएट होने से रहा, ऊपर में ये उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन उसी को डिसोसिएट होने से फिर से रोकता है, तो इसको हम सप्रेशन नाम दे दिए, ठीक है। पर फिर भी आपके पास में अभी ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जो आपके पास में सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है आपका एसिडिक बफर। अब आप इसमें एसिड ऐड करेंगे तो भी इसका पीएच का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप इसके अंदर में बेस ऐड करेंगे तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, पीएच का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप इसको डाइल्यूट करिए या फिर इसके अंदर में वाटर ऐड करिए, कुछ नहीं होगा। ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, पर आप ये जान लीजिए कि ये है आपका एसिडिक बफर, ठीक है। अब एसिडिक बफर का पीएच का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में एक इक्वेशन है, और वो जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन को हम नाम देते हैं हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन, ठीक है। तो हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन आपको बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला देता है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है pH इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब यहाँ पे ये जो pH है, वो तो जाहिर सी बात है, हमने pH और pOH स्केल में पढ़े। pKa ही क्यों लिया, क्योंकि Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और A होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपको नोट डाउन करना है, वो वैल्यू पुट करना है, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जितना भी आपने लिया था इन टर्म्स ऑफ मोल्स, वो वैल्यू पुट करना है, तब जाके वो पीएच कैलकुलेट हो जाएगा। ये है आपका एसिडिक बफर, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा इतना। तो ये है इसका पहला टाइप, किसका, बफर सॉल्यूशन का। अब देखते हैं दूसरा। तो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये इक्वेशन एसिडिक बफर रहे या फिर बेसिक बफर रहे, दोनों के लिए वो सेम ही है, ठीक है। फॉर्मूले में सिर्फ हल्का सा चेंज आता है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक। तो उसके बाद में है बेसिक बफर। अगर आपको एसिडिक बफर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बेसिक बफर काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिक बफर बनते किससे होंगे, जाहिर सी बात है, इसके लिए ले रहे हैं आपको वीक बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ठीक है, वीक बेस मान के चलिए आपने ले लिए NH4OH, और उसी का सॉल्ट आप क्या लेंगे, NH4Cl। अब NH4Cl कैसी बना होगा, इसके लिए आपने NH4OH लिया होगा और उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया होगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वो सॉल्ट है ना। तो ये बन जाएगा क्या, NH4Cl, और ये H2O सेपरेट हो जाएगा, ठीक है।
सो NH4Cl इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमने वैसे ही बोल दिए। अब ये ठहरा आपका वीक बेस, और आपको पता है जितने भी वीक एसिड है और वीक बेस है सबका डिसोसिएशन 100% ना होने की वजह से ये पूरी तरह से आयंस नहीं बनाते, पर जितने भी बना लेंगे, मान के चलिए ये बन गया NH4+ और OH-। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम मान लेते कि थोड़ा सा बन गया आयंस, बट ये जो NH4Cl है इसका तो 100% डिसोसिएशन होता है ना, तो NH4+ बनता है, Cl- आयन बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएशन होने की वजह से ये जो सॉल्ट है ये इस वीक बेस का फिर से सेपरेशन करता है। बेचारा थोड़े बहुत जो आयंस दे रहा था उसे भी नहीं देने देता है। कौन? ये सॉल्ट, उसी का बना हुआ सॉल्ट। तो इसको हमने सेपरेशन नाम दिया जैसे एसिडिक बफर में दिया था। अब इसमें ये जो मिक्सचर है, अब आप अगर इस सॉल्यूशन के मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे, या फिर डाइल्यूट करेंगे, या फिर वाटर ऐड करेंगे, तो भी इस सॉल्यूशन के पीएच में ज़रा सा भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? वो देखेंगे मैकेनिज्म में। अब बेसिक बफर का भी एक अलग ही फॉर्मूला है, और उसके लिए लगेगा POH का फॉर्मूला, और आपको पता है हल्के से चेंज क्या करने हैं। P के A की जगह आएगा P के B प्लस log to the base 10 concentration of salt डिवाइड बाय concentration of base। बस इतना सा फर्क है। डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक बेस के लिए लेना पड़ेगा, और ये POH क्योंकि आपने बेसिक सॉल्यूशन लिया ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एज यूजुअल कैलकुलेट करिएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस जो कि आपने लिया ही होगा पहले से और ये आपको पता होता है। ठीक है, ये है आपका बेसिक बफर। अब हम जानते हैं इसके बारे में काफ़ी अच्छे से और डिटेल में। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मैकेनिज्म। अब बफर सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन है ये आपको पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए, फिर आपको उसमें एसिडिक बफर का भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बेसिक बफर का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर आपको इंडिविजुअल सेपरेट भी पूछा जा सकता है। बट ये जो एसिडिक बफर है ना, एसिडिक बफर का मैकेनिज्म आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है स्टेट बोर्ड में। तो अब हम एसिडिक बफर के मैकेनिज्म को जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एसिडिक बफर वर्क कैसे करता है। एसिडिक बफर नहीं, मैंने एसिड कहा, तो एसिडिक बफर में एसिड ऐड करूंगा, या फिर मैं बेस ऐड करूंगा, या फिर या फिर डाइल्यूट करूंगा, या फिर वाटर ऐड करूंगा, तो भी पीएच में चेंज क्यों नहीं आ रहा है वो ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो हम उस टॉपिक को नाम दे रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर। और ज़रा गौर फरमाइएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट वाइज तो आपको लिखना है, और वो कैसे लिखना है तो वो मैंने अपने नोट्स में दिए हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अब एसिडिक बफर क्या होता है उसके पहले थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एसिडिक बफर क्या होता है, तो मैकेनिज्म बाद में पता चल जाएगा आपको। अब एसिडिक बफर तो बना है किससे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से। अब स्ट्रॉन्ग बेस तो आपने ले लिया, उसी का सॉल्ट ले लीजिए, तो पकड़ लेते हैं हम CH3COONA प्लस वीक एसिड कौन सा है? CH3COOH। अब शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, दो में से किसका डिसोसिएशन फास्ट होता है और 100% होता है? जाहिर सी बात है सॉल्ट का। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सॉल्ट का डिसोसिएशन हुआ, तो CH3COONA ये 100% डिसोसिएट होता है, इसलिए हमने लिख दिया CH3COO- एंड Na+। ठीक है, इतना याद रखिए। अब वो जो वीक एसिड है ना CH3COOH, इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता, इसलिए एरो में देखिए फ़र्क है। जब भी आप मैकेनिज्म लिखेंगे ना स्टेट बोर्ड में, याद रखिएगा सॉल्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ये तीनों के लिए आपको सिंगल डायरेक्शन वाला एरो इस्तेमाल करना है, जिसको हम गिव्स यू बोलते हैं। और वीक एसिड, वीक बेस या फिर ऐसे सॉल्यूशन जिसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता, उनके लिए इक्विलिब्रियम का एरो आपको इस्तेमाल करना है। ये याद रखिएगा,
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्ट के लिए भी सेम इक्विलिब्रियम का एरो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जितने भी सॉल्ट्स है दुनिया में, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, 100% डिसोसिएट होता है। ये वीक एसिड है, 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, पर फिर भी हम थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं कि वो डिसोसिएट हुआ है करके। अब मान के चलिए आप अगर इसके अंदर में एसिड को ऐड करते, अब एसिड को ऐड करने का मतलब क्या होगा कि मान के चलिए आपने इसके अंदर में HCl ऐड किया। जैसे आपने HCl ऐड किया तो H+ और Cl- आयन मिल गया। खैर Cl- को तो छोड़ दीजिए, ये जो H+ है, H+ का क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जो मिक्सचर है वो मोर एसिडिक हो सकता है। अब वो अगर मोर एसिडिक होगा तो pH का वैल्यू जो भी होगा वो थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ में झुक जाएगा, मीन्स टूवर्ड्स 0, क्योंकि pH स्केल आपको पता है वो 0 से 7 तक एसिड, देन आफ्टर 7 इट्स बेसिक। अब 7 मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि इस सॉल्यूशन का जो pH है वो है 6, और अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl ऐड किए तो वो 6 की जगह 5 हो सकता है, मीन्स टूवर्ड्स मोर एसिडिक। बट ये जो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, ये सॉल्यूशन का मिक्सचर क्या करता है, ये जो एसीटेट आयंस बने हैं सॉल्ट से, ये एसीटेट आयंस इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कैप्चर कर लेता है, या फिर ये एसीटेट आयन H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खुद के साथ में अटैच कर लेता है। देखिए हो क्या रहा है, ये जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन ने जो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किए थे उस स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको अपने साथ में कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने से क्या होगा, यहां पे बनेगा CH3COO, ये सॉल्ट के एसीटेट आयन, और ये H+ इसके साथ में जुड़ के बनेगा एसिडिक एसिड। अब क्या होगा भाई, एसिडिक एसिड तो वीक एसिड है, अब वीक एसिड है तो डिसोसिएशन भी पूरा नहीं होगा। इसका मतलब आपने जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है वो पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ आयंस को उसने कैप्चर कर लिया, यानी सॉल्यूशन के अंदर से जितने भी H+ आयन है सब H+ आयन को उसने रिमूव कर लिया। ये जो प्रोसेस है ना, रिमूवल ऑफ H+ आयन, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स बेसिसिटी। क्यों? एसिड का बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं, और ये हमने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में, शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो जितने H+ आयन उतना बेसिसिटी, पर आप तो H+ आयन को रिमूव कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर से, इसका मतलब बेसिसिटी को कम कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं रिवर्स बेसिसिटी। इस तरह से आप उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग एसिड भी अगर ऐड कर रहे हैं तो रिवर्स बेसिसिटी की वजह से वो एसिड का जो इफेक्ट है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर में H+ आयन रहेंगे ही नहीं, सॉल्यूशन में जो भी आयंस पहले से मौजूद थे वो वैसे ही रहेंगे, और सॉल्यूशन में H+ आयन ना होने की वजह से सॉल्यूशन के pH को चेंज भी नहीं करना होगा, वो सॉल्यूशन का pH तो जैसे ही वैसे ही रहेगा। ये है मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड का थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करने के बावजूद भी pH को चेंज नहीं होने देता है। चलो खैर, ये तो आपने एसिड ऐड किए, मान के चलिए कि अगर आपने बेस को ऐड किए होते तो चलो थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते हैं कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किए, तो Na+ और ये OH- क्या होगा, Na+ और OH- अगर आपने बना भी लिए सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो OH- आयन है, ये OH- आयन रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक नेचर को। तो ये OH- आयन क्या होता है, CH3COOH, जो कि 100% डिसोसिएट नहीं होता, ये इसके साथ में रिएक्ट हो जाता है और बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल। देखिए फिर क्या, ये बन जाएगा CH3CO- एंड H2O। ठीक है, यानी सॉल्यूशन तो न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल का मतलब क्या, सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी आना, इसका मतलब सॉल्यूशन के pH का चेंज ना होना, यानी बेस ऐड करने के बाद में पानी बन रहा है ना, तो pH में क्या चेंज होगा, कुछ भी नहीं। यह है आपका मैकेनिज्म एसिडिक बफर का। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया।
तो ये हो गया एसिडिक बफर का। अब थोड़ा सा हम बेसिक बफर के मैकेनिज्म को जानते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एग्जांपल कुछ और लेना होगा। तो मैं फ़िलहाल ये मिटा देता हूँ, और अगर आपको नोट डाउन करना ही होगा तो वैसी ज़रूरत तो नहीं है, मेरे नोट्स में वैसे भी सब दिया है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, आइदर थ्रू मेल और फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर। अब बेसिक बफर तो आपको पता है, मैंने अभी बता दिया था। ठीक है, क्या होता है कि बेसिक बफर बनता है वीक बेस से, और हमें भाई इसी का सॉल्ट लेना है, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, वीक बेस हमने कंसिडर कर ली है NH4OH, और इसी का सॉल्ट जो कि NH4OH के और HCl की मिलाप से बना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अगेन ये है सॉल्ट, ये है सॉल्ट आपका NH4OH, ये तो 100% सॉरी ये NH4OH है ना, ये सॉल्ट नहीं, बेस है, वीक बेस है। अब इसका 100% तो डिसोसिएशन होगा नहीं, तो इसको इक्विलिब्रियम में हम लिखेंगे NH4+ एंड OH माइनस। बट वो जो सॉल्ट है NH4Cl, ये NH4Cl का तो 100% डिसोसिएशन होगा ना, तो मिलेंगे आपको NH4+ एंड Cl माइनस। ठीक है, अब ये तो हमने इसके पहले भी पढ़ा, फिर इसके लिए हमने pH का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हेंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन से। मान लीजिए आपने इसके अंदर में थोड़ा सा एसिड ऐड कर भी लिए, तो क्या होगा, H+ मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो H+ है, ये H+ का एफिनिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा टूवर्ड्स OH माइनस आयन। उससे क्या होगा, ये H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर के OH माइनस आयन के साथ में अगर जुड़ते हैं तो वो मिलेगा वाटर। अगेन सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ। सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने के बाद भी सॉल्यूशन के pH को तो चेंज होना ही नहीं पड़ा ना, वो पहले जितना था उतना ही है ना। सो आफ्टर एडिशन ऑफ लिटिल क्वांटिटी ऑफ एसिड ऑल्सो pH ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। समझ में आया होगा शायद आपको। ये हुआ एसिड ऐड करने के बाद। मान के चलिए कि अगर आपने इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग बेस की क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड कर दी है, तो यहाँ पे मिला Na+ एंड OH माइनस। क्या लगता है आपको क्या होगा? ये काफ़ी आसान है, ज़रा इस सॉल्यूशन को देखिएगा। इस सॉल्यूशन में ये ज़रा ये जो आयंस है ना NH4+, OH माइनस, NH4+ एंड Cl माइनस, क्या लगता है आपको ये जो OH माइनस आयन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? मेरे हिसाब से NH4+ की तरफ। अपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्शन तो होना ही है। तो अगर NH4+ जो कि सॉल्यूशन में पहले से ही है और आपने जो बेस ऐड किए उसके OH माइनस, ये अगर कंबाइन होते हैं तो अगेन बनेगा क्या स्टूडेंट्स? NH4OH, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से वो फिर से डिसोसिएट नहीं होगा, सॉल्यूशन के अंदर के पूरे OH माइनस आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, रिमूव कर लिए जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी का मतलब ही होता है टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक, और देखिए ये जो एसिडिटी है, बेसिसिटी है, ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ लिए, तो अभी मैं फिर से यहाँ से मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। तो सॉल्यूशन के अंदर के OH माइनस आयन को रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स एसिडिटी। और एसिडिटी रिवर्स होने की वजह से सॉल्यूशन के अंदर में OH माइनस आयन नहीं रहेंगे, तो वो बेसिक नेचर भी शो नहीं करेगा, pH की वैल्यू को चेंज नहीं होना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब बफर सॉल्यूशन की यूजेस तो काफ़ी ज़्यादा है, वैसे 3-4 मैं बता देता हूँ हल्के फुल्के। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में अगर आपको कौन से लाइक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं कौन से इस्तेमाल करने हैं, वो सॉइल के pH की वैल्यू पे डिपेंड करता है। दूसरा है मेडिसिन्स में, मेडिसिनल वैल्यू जो होती है वो pH की वैल्यूज़ पर डिपेंड है। दूसरा सलाइन सॉल्यूशन ब्लड के लिए, अगर 0.2 इतना भी pH अगर चेंज होता है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और इंडस्ट्रीज़ में भी pH का
बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी बेसिक है, यूजेस मुझे नहीं लगता कि उतना डिटेल में पढ़ाना चाहिए, वो आसान है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंप्लीट हमारा बफर सॉल्यूशन और ये है हमारा आज का इस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा और रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, और याद रखिए अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप उसको तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आए, और ये याद रखिएगा, ये मजाक नहीं है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन में हमने पढ़े बेसिक डेफिनेशन बफर सॉल्यूशन का, उसके बाद में एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर, देन बेसिक बफर, देन एसिडिक बफर का मैकेनिज्म, एंड देन बेसिक बफर का मैकेनिज्म। हैंडरसन हेसलबाल्च का इक्वेशन भूलना नहीं है, इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि हम लेंगे चैप्टर फिनिश होने के बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आज के इस वीडियो का ये टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।